नमस्कार, सवाल इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। हरियाणा का जो दंगल है उसमें हर तरह के दांवपेच अब अपनाए जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने वादों की जो मैनिफेस्टो है उसे जारी कर दिया है। हरियाणा के लोगों को लुभाने के लिए कांग्रेस ने अपना संकल्प पत्र लोगों के सामने पेश कर दिया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी अब से कुछ देर में अपना मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। 7 गारंटी वाला मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है। दिल्ली स्थित कांग्रेस के मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हरियाणा की जनता से 7 वादे करते हुए अपना घोषणा पत्र जारी किया है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, केसी वेणुगोपाल, अशोक गहलोत, अजय माकन समेत कई नेता मौजूद रहे। खबर अभी यह भी आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मैनिफेस्टो कल जारी करेगी। पर कांग्रेस ने क्या क्या वादे किए हैं, हरियाणा के लिए कांग्रेस की क्या क्या गारंटी है, जरा वो आपको बता देता हूं। 300 यूनिट तक फ्री बिजली की बात कांग्रेस ने की है। 25 लाख तक का मुफ्त इलाज, राजस्थान की तर्ज पर संजीवनी योजना जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी हरियाणा में भी। 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति माह, पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली, जातिगत सर्वे का वादा, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए, एमएसपी की कानूनी गारंटी, 2 लाख सरकारी नौकरी, 6000 रुपए वृद्धावस्था पेंशन, 6000 रुपए विकलांग पेंशन, 6000 रुपए विधवा पेंशन, गरीबों को 100 यार्ड का प्लॉट, 3.5 लाख का 2 कमरों का घर और नशा मुक्त हरियाणा कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं। हमारे 7 पॉइंट जो है, वायदे जो है, इसको हम खासकर 7 वर्ग में इसका बंटवारा किया है। एक तो महिलाओं को शक्ति हर महीने 2000 रुपए देने का हम वायदा कर रहे हैं। 500 रुपए गैस सिलेंडर के लिए हम देंगे और मोदी जी की सरकार बढ़ाते जाती है लेकिन हम उसको घटाते जाएंगे। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। ये इसको हम पूरा अनुष्ठान में लाएंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। युवाओं को सुरक्षित भविष्य, भर्ती विधान के तहत 2 लाख पक्की नौकरी युवाओं को हम देंगे, क्योंकि इतने सरकारी नौकरियां खाली है, वो कोई सरकार भर्ती नहीं कर रही। 300 यूनिट की फ्री बिजली और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, जैसा कि पहले हमारे भाई गहलोत ने राजस्थान में शुरू किया था, वैसा आज फिर हम हरियाणा में यही लागू करेंगे। तो ये दोनों भी, जो फ्री बिजली और मुफ्त इलाज, ये बहुत ही पक्का है। तो हरियाणा में कांग्रेस जो उम्मीद कर रही है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, 10 साल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है, उसको इस बार कांग्रेस अपनी वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। और इसी उम्मीद में कांग्रेस ने एक के बाद एक ये 7 वादे भी कर दिए। अब पूरे कैसे होंगे, क्या होगा, इस पर एक अलग बहस है, लेकिन कम से कम इस वक्त अभी जो दिखाई पड़ रहा है, ये कुल मिलाकर अगर इसको देखा जाए तो कांग्रेस ने अपने वादों की झड़ी हरियाणा के लिए लगा दी है। अब कितना लोगों को समझ में आएगा, ये बात देखनी होगी। वहीं हरियाणा विधानसभा चुनावों के लिए कल भारतीय जनता पार्टी अपने वादों का पिटारा खोलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोहतक में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। ये कार्यक्रम कल होगा। बीजेपी कम से कम चुनावों में जिस तरीके से हम अब तक देखा गया है, सबसे बड़ी चुनौती उनके लिए 10 साल का अपना जो उनका राज रहा है, 9.5 साल का खट्टर साहब का और फिर सैनी साहब का, और उसके अलावा
जो बीजेपी के नाराज लोग हैं, रेबल्स जो है, बागी उम्मीदवार, वो बीजेपी का भाग्य तय करेंगे। अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश शर्मा के पास से चलते हैं। अखिलेश जी, कांग्रेस के वादों का पिटारा खुल चुका है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या क्या उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी में बीजेपी के ऊपर दोष मढ़ने का बहुत सारा उनके पास मसाला है। 10 साल तक सत्ता में रही है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी को काउंटर करने के लिए अपना रिकॉर्ड भी बचाना है और साथ ही साथ अगले 5 साल के लिए एक सुनहरा भविष्य भी दिखाना है। बिल्कुल अंकित, लेकिन ये भी बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से कांग्रेस ने लोक लुभावन वादों की झड़ी लगाई है हरियाणा में, आप मान करके चलिए कि बीजेपी भी उसमें पीछे नहीं रहेगी। कांग्रेस ने जिस तरह से एक के बाद एक लोक लुभावन वादे किए, जिसमें महिलाओं को हर महीने राशि देना, बुजुर्गों की पेंशन देना, साथ ही ओपीएस की बहाली करने की बात है, 2 लाख नौकरियों की बात है, ओबीसी के लिए कास्ट सेंसस की बात उन्होंने कही है। मुझे लगता है कि बीजेपी भी कुछ इसी तरह के वादे करेगी, क्योंकि पार्टी जानती है कि अगर 10 साल सत्ता में रहने के बाद इस तरह के लोक लुभावन वादे नहीं किए तो वो कांग्रेस से पिछड़ जाएगी, कम से कम इन मामलों में। और यही कारण है कि बीजेपी के संकल्प पत्र पर, जो कि कल रोहतक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करने जा रहे हैं, उस पर भी नजरें होंगी। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी ये स्पष्ट कर चुकी है कि जो हाल ही में नायब सिंह सैनी सरकार बनी, उसके बाद एक जो फैसले किए गए हैं, वो चाहे किसानों के लिए हो, जिसमें कि ये कहा गया कि एमएसपी फसलों की संख्या बढ़ा दी गई है। 24 फसलें अब जो है एमएसपी की खरीदी जा रही है हरियाणा में, जो कि देश में सर्वाधिक है। बीजेपी इसको भी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। इसके साथ ही जहाँ तक ओबीसी का मसला है, उसमें आरक्षण की सूची में जिस तरह का इजाफा पार्टी ने किया है, पार्टी उसको भी एक बड़ा मुद्दा हरियाणा में बना करके चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि इन मुद्दों पर जो पिछले 10 साल में उसकी कामयाबियाँ हैं या सफलताएँ हैं या उपलब्धियाँ हैं, उनके बारे में तो जिक्र करेगी ही। साथ ही आने वाले 5 साल में अगर उसको दोबारा मौका मिलता है तो वो क्या करेगी, इसका भी खुलासा कल बीजेपी अपने घोषणा पत्र में करने जा रही है। लेकिन लोक लुभावन वादों की जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने झड़ी लगाई है, जाहिर सी बात है कि बीजेपी के सामने चुनौती रहेगी कि वो उसका मुकाबला कर सके। हालांकि पार्टी ये कहती है कि चाहे हिमाचल प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे कर्नाटक हो, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने इसी तरह के मिलते जुलते वादे किए थे। लेकिन आज हिमाचल प्रदेश में क्या आर्थिक स्थिति हो रही है, किस तरह की बदहाली हो रही है, ये भी सब देश की जनता को और हरियाणा की जनता को देखना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ अखिलेश जी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, भारतीय जनता पार्टी बार बार ये बात कह रही है कि कांग्रेस जो वादे करती है वो पूरे नहीं कर पा रही। हिमाचल का भी वहां पर उदाहरण दिया जा रहा है, लेकिन क्या क्या कांग्रेस ने आज बातें कही हैं और क्या उम्मीद लगा रही है कांग्रेस पार्टी अपने मैनिफेस्टो से? नहीं, कांग्रेस, देखिए अंकित, आप यही समझ सकते हैं, आज जो कांग्रेस ने जारी किया है वो अपने 7 गारंटी जारी किए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो पूरा घोषणा पत्र है, 53 पन्नों का घोषणा पत्र है, वो चंडीगढ़ में एक दूसरे दिन जारी करेगी पार्टी। लेकिन इन 7 वादों पर कांग्रेस को लगता है कि वो हरियाणा के लोगों का मन जीतने में कामयाब होगी और इसलिए उसे गारंटी नाम दिया गया है। अभी अखिलेश जी बता रहे थे, लोक लुभावन वादों की झड़ी लगा दी गई है। आप शुरू करिए, महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने की बात हो, या फिर ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो, विकलांगों को, दिव्यांगजनों को और 6000 रुपए प्रति माह देने की बात हो। इसके अलावा 25 लाख रुपए सबको मुफ्त इलाज देने की बात हो, 500 रुपए सिलेंडर देने की बात हो, 300 रुपए मुफ्त बिजली देने की बात हो। मतलब अंकित, मेरी सांसें रुक जाएंगी, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से वादों की झड़ी लगाई है, कांग्रेस को ये उम्मीद है कि इससे जरूर वहां की जनता को वह कमन जीतने में वो कामयाब होगी। लेकिन सवाल वही है, और बार बार आज जो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसमें ये पूछा गया कि जिस तरह से हमने देखा है अभी हिमाचल प्रदेश में और भी कई राज्यों में, जिन प्रदेशों में कांग्रेस इतने बड़े बड़े वादे करके आई थी, गारंटी देकर आई थी, वहां पर वो उन गारंटियों को, उन वादों को पूरा करने में, कामयाब होने में उसे बहुत दिक्कत हो रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह है फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट, जो वित्तीय असमर्थता है सरकारों की, राज्य सरकारों की, वो सबसे बड़ी बाधा बन के सामने आई है। तो क्या हरियाणा में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इतनी जो वादे किए गए हैं उसे पूरा कर पाएगी? इस पर कई लोगों का सवाल है, कई लोगों को संदेह है। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो वादे किए हैं वो कांग्रेस गारंटी दे रही है कि वो उसे पूरा करेगी। लेकिन बिल्कुल सवाल रहेंगे, संदेह भी रहेगा
क्योंकि बाकी राज्यों में इन गारंटी इन वादों का जो हुआ है हश्र, वो हमने देखा है। कई वादे सरकार, कांग्रेस जब सरकार में आई तो उसे पूरा नहीं कर पाई है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि उसे पूरा करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के वादे साथ दिखाई पड़ रहे हैं। बीजेपी भी तैयारी में है अपने मैनिफेस्टो को जारी करने की। हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट पाने के लिए उम्मीदवार हर तरह के वादे और दावे कर रहे हैं। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें नीरज शर्मा कह रहे हैं कि इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 लाख नौकरी देने जा रहे हैं। इसमें से 2000 का कोटा हमें मिलेगा। जिस गांव से जितना वोट मिलेगा उतनी नौकरी वहां मिलेंगी। 50 वोट पर 1 नौकरी की सिफारिश की जा रही है। यह सिर्फ मेरा फैसला नहीं, यह सभी का फैसला है। तो नौकरी के बदले वोट का लुभावने का यहां पर इंतजाम चल रहा है। हुड्डा साहब ने नौकरी देनी 2 लाख। यू मेरिट हमारे इलाके समझ आना रही है। जिता के भेजते हो 2000 का कोटा मिलेगा और मेन की 50 वोट पे 1 नौकरी की सिफारिश है। और जा काम से जितना ज्यादा डब्बा भरेगा वह काम की उतनी ज्यादा ही नौकरी लगेंगे। यू मेरे फैसलो ना, यू समन को फैसलो कल को मेरे ऊपर थोप दो। तो ये जो पूरा बयान दिया गया इसके ये वायरल हो गया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का इस पर रिएक्शन भी आया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए एक ट्वीट करके कहा है कि हुड्डा की नीयत और कांग्रेस के अगली असली चाल चरित्र का प्रचार करते हुए कांग्रेस मैनिफेस्टो का पहला वादा नौकरी फिर पर्ची खर्ची पर बांटेंगे। हरियाणा के टिकट बंटवारे में अगर 10 से 12 सीटों पर कांग्रेस सर्वे के आधार पर टिकट बांटती तो हम हरियाणा में 70 से ज्यादा सीटें जीतते। ये कहना है कांग्रेस ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन अजय यादव का। उनसे बात की हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला ने। अजय सर, क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा के चुनाव में? कहा यह जा रहा है कि बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सफाई देनी पड़ रही है कि शैलजा कुमारी उनकी बहन है। लग ये रहा है कि पिछली बार की तरह इस बार भी शैलजा कुमारी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट जो है वो आपस में कहीं ना कहीं संघर्ष करते हुए सियासी तौर नहीं, पर ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ऐसा है, किसी ने कोई टिप्पणी की होगी, उसके ऊपर उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है शैलजा जी के बारे में, उसके लिए कांग्रेस में कोई जगह नहीं है। अब मुझे ये पता नहीं क्या टिप्पणी हुई है, क्या टिप्पणी नहीं हुई है। और जहाँ तक सवाल है मतभेद तो हो ही जाते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। देखिए, ऐसा है, कई बातों में हमारे भी मतभेद हो जाते हैं किसी से, लेकिन जहाँ तक सवाल है पार्टी का झंडा एक है। क्योंकि कुछ टिकटों में जो है 10-12 जो ऐसी टिकटें हैं जिसमें हमारे जो ओबीसी के जो लोग थे, उनमें से ओबीसी के लोग भी लगा लीजिए, एससी के लोग भी लगा लीजिए, जनरल के वोट भी लगा लीजिए, सीटें लगा लीजिए, 10-12 सीटें जो हैं, अगर वो थोड़ा और ठीक अगर हो जाती तो हम 75 पार करते इस बार। ये तो कैसे ठीक हो जाती? क्या ठीक हो जाती? बस उसमें जो सिलेक्शन जो था एज पर अगर सर्वे हो जाता तो मुझे लगता है कि अभी मुझे लग रहा है कि 60 के आसपास हमारी सीटें आएंगी। और इसका पता कुछ नहीं, क्योंकि हवा जब चलती है तो 70 पार भी हो जाती है। सर, कहा यह जा रहा है कि 60 से ज्यादा सीटों पर टिकट दिलवाने में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबियों को टिकट दिलवाई है। ऐसा ये फैसला देती है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, लेकिन चली तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब की पता नहीं अब आप कहाँ से आप फिगर्स लेके आ रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की चली या नहीं चली। सिटिंग एमएलए में तो सभी की मिली है। बीसी भी तो अपने हिसाब से टिकट ले ही लेते हैं। सिरसा में सर 3 महीना पहले गोपाल सेतिया को ज्वाइन करवाया गया, उसके बाद टिकट दे दी गई। नहीं, ऐसे वहां पर फरीदाबाद में पेच फंसा हुआ था, हुड्डा जी के समधी को वहां पर जो है टिकट अंतिम सूची में दिया गया। नहीं, देखिए, करण दलाल जो है वो एक मजबूत नेता है, तो उनका टिकट तो कटने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अच्छा, एक चीज और बताइए सर, आपका बेटा चिरंजीव राव यहाँ से चुनाव दूसरी बार लड़ रहे हैं। हाँ। युवा हैं। हाँ। दक्षिणी हरियाणा के प्रतिनिधित्व के तौर पर उनको डिप्टी सीएम के पद पर आप देखना चाहेंगे? नहीं, वो कौन पिता नहीं चाहेगा उसका बेटा जो है मंत्री बने, डिप्टी सीएम बने। लेकिन ये तो हाईकमान ने डिसाइड करेगी ना। जो हमारे
मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं और राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी, वो डिसाइड करेंगी। बस आखिरी सवाल, आपके धुरंधर कट्टर विरोधी राव इंद्रजीत जी बीजेपी से हैं, उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत करते कहा कि भाई सीएम पद क्यों, सीएम पद के वो भी दावेदार हैं, वो भी चाहते हैं कि सीएम बने। पिछले 25 साल से वो यही आलाप रट रहे हैं, सीएम बनेंगे। मैं सीएम बनूंगा, और पिछली बार खट्टर साहब को बना दिया। अब घोषणा कर दी कि जो है अपने ये बनेंगे, आपके नायब सिंह सैनी बनेंगे। अब जो है वो भ्रमित करने के लिए लोगों को 22 में से 16 सीट बीजेपी और इंडिपेंडेंट की थी, 6 सीटें थी हमारे पास, बाकी सब इनके। तो तब मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? मुख्यमंत्री तब बन जाते ना। आप अब उल्टा होगा। अब कैसे हम 16-17 हम लेंगे? तो अब तो मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता इनका। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। रेवाड़ी से देशराज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। वहीं हरियाणा में मतदान करीब है, ऐसे में हर पार्टी अपनी दावेदारी पेश कर रही है। बीजेपी का एक बार फिर से सत्ता में वापसी की जो कोशिश है उसमें जो लगी हुई है, लेकिन चुनाव से पहले ही बीजेपी में मुख्यमंत्री पद को लेकर कई दावेदार खड़े हो गए। नायब सिंह सैनी को चुनाव से 6 महीने पहले खट्टर साहब को हटा के मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन चुनाव के बीच अनिल विज ने कहा कि भाई वो अगर जीते 7वीं बार एमएलए बनेंगे तो वो अपना दावेदारी पेश करेंगे सीनियरिटी के तौर पर। अब केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत ने भी मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी ठोक दी है। अनिल विज का कहना है कि अगर उन्हें ये जिम्मेदारी मिली तो वो हरियाणा की किस्मत को पलट देंगे। तो राव इंद्रजीत का कहना है कि उनकी उपेक्षा हुआ है और वो भी मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। हरियाणा में चुनावी नतीजे किस करवट बैठते हैं ये तो 8 तारीख को समझ में आएगा, लेकिन बीजेपी में मुख्यमंत्री पद के दावेदार जो हैं उनकी जो फहरिस्त है, उनकी जो लाइन है वो बढ़ती जा रही है। पहले अनिल विज और अब राव इंद्रजीत सिंह ने जिस तरीके से दावेदारी ठोकी एनडीटीवी से खास बातचीत में, वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी चाहते हैं, ऐसा राव इंद्रजीत कह रहे हैं। आपको सुनवाते हैं। दक्षिणी हरियाणा की सियासत के बहुत ही धुरंधर जो नेता हैं बीजेपी के राव इंद्रजीत, वो हमारे साथ में हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं। राव साहब, आपको लगता है कि दक्षिणी हरियाणा का उस तरीके से प्रतिनिधित्व अभी तक मिला है जिस तरीके से मिलना चाहिए? देखो, दक्षिणी हरियाणा ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी, और अगर कोई कसर रही है, लोगों के जहन में ये बात है कि हमारे को पर्याप्त उसके बदले के अंदर महत्व नहीं मिला है, तो ये पब्लिक से पूछो, मेरे से क्या पूछते। नहीं, लेकिन आपका बयान भी आया था कि भाई सीएम के हम दावेदार हैं, मतलब जनता की ये मांग है। देखो, हाँ, मैं खुद चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहता हूँ। ये तो कांटे का एक ताज है, तो मैं खुद ब खुद चाहूँ या ना चाहूँ, लेकिन यहाँ के इलाके की जनता है जो बार बार सरकारों के अंदर अपना सहयोग देती है, सरकारें बनाती है, उनके अंदर जरूर ये आशंका है कि भाई हमारे को पर्याप्त मात्रा के अंदर महत्व क्यों नहीं दिया गया, जबकि हमने भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सत्तासीन हुई है तो दोनों बार हमारा महत्वपूर्ण ये सहयोग रहा है। तो ये लोगों के जहन के अंदर बात है, और वाजिब भी है कि आज के दिन जब संगठित होकर के ये कुछ काम करते हैं तो उनको पूरे तौर के ऊपर सहयोग नहीं मिल पाता, बल्कि यहाँ के सहयोग से बनी हुई सरकारों की वजह से इस इलाके के नेताओं के दाल में पानी देने का भी प्रयास किया जाता है। इस तरह की सोच आज के दिन हमारे लोगों के अंदर है। क्या मैं ठीक कह रहा हूँ? अच्छा, रामविलास शर्मा का भी टिकट काट दिया गया, नामांकन भर चुके थे वो, तो आपको नहीं लगता है? देखो, रामविलास शर्मा हमारे भारतीय जनता पार्टी के कम से कम हरियाणा के अंदर सबसे पुराने नेता हैं, और इस बार हर एक पार्टी ने बड़ा विलंब किया टिकटों के बंटवारे के अंदर। तो रामविलास शर्मा ने जब पर्चा भरा था तो उनको ये पूरी उम्मीद थी कि मेरे को भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाएगी। जब भारतीय जनता पार्टी की टिकट उनको नहीं मिली तो अगले ही दिन तुरंत उन्होंने अपना पर्चा वापस ले लिया। वो तो पार्टी के डिसिप्लिन सिपाही हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके वजह से कुछ असर नहीं पड़ेगा? आप नहीं समझते हैं कि हरियाणा की सियासत में, खासतौर पर दक्षिणी हरियाणा में, उसका कुछ असर पड़ेगा? देखो, जहां तक उनकी खुद की निजी बात है,
वो हमारी पार्टी के साथ पूरे तौर पे सहयोग कर रहे हैं। और अगर वो मंत्री हों, एमएलए हों, ना हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो फील्ड में उतर जाएंगे तो उनके साथीगण सारे के सारे बीजेपी का साथ पकड़ लेंगे। अच्छा, बीच में सर ये भी खबर आई कि आप भी कुछ नाराज हैं, टिकट अपने लोगों के लिए नहीं मतलब उनको नहीं दिया जा रहा है, कुछ इस तरीके की बात भी। हर एक आदमी अपने साथियों को टिकट दिलवाने का प्रयास करता है। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया था तो मेरे साथ मेरे सारे इंसाफ मंच के साथीगण भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ गए थे। और पिछले 10 सालों के अंदर थोड़ी सी अफरा तफरी इस तौर के ऊपर भी रही कि जो लोग बीजेपी के अंदर 13 के अंदर मेरे साथ आए थे, उनको बीजेपी के कुनबे के अंदर पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं किया गया। लेकिन अब 10 साल गुजर गए, पुरानी बात हो गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सर्वे करवाया, फूक फूक करके टिकट दी हैं। और टिकट जब दी हैं तो जो सर्वप्रथम सर्वे के अंदर निकले हैं उनको टिकट देने का प्रयास किया है, जीतने वाले कैंडिडेट्स को। मेरा इस इलाके के लोगों का ये सौभाग्य है कि अनेक लोग जिनको टिकट मिली है वो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के अंदर 2013 के अंदर आए थे। आपकी बिटिया भी चुनाव लड़ रही है, आपने प्रचार आप कर रहे हैं, और क्या सलाह दिया है बिटिया को? पहली बार चुनाव लड़ रही है बेटिया, चुनाव पहली बार लड़ रही है, खुद के लिए तो वोट पहली बार मांग रही है। लेकिन अनेक इलेक्शनों के अंदर, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, अनेक प्रत्याशियों के लिए उसने मेरे हलके के अंदर और महेंद्रगढ़ भिवानी हलके के अंदर औरों के लिए वोट मांगे हैं और उन्होंने जिताने के अंदर अपना सहयोग भी दिया है। तो मैं समझता हूं कि 10 साल का ये जो परिश्रम था मेरी बेटी का, जो पार्टी के डिसिप्लिन तौर के ऊपर एक सिपाही के तौर के ऊपर वो बाकायदा तैनात रही, तो उसका फल आज के दिन उसको मिल गया है और वो जीतेगी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। ये थे राव इंद्रजीत, जो कि यहाँ के बहुत ही सियासी तौर पर कद्दावर लीडर हैं। रेवाड़ी से देशराज के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। कैबिनेट ने देश में एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को मंजूरी दी है। इसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाने की बात है। कमेटी का मानना है कि साथ साथ चुनाव कराने से साल दर साल बार बार होने वाले चुनावों की वजह से मतदाताओं की उदासीनता में कमी होगी, साथ ही मतदान प्रतिशत भी बढ़ेगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे इसी टर्म में एक देश एक चुनाव को लागू किया जाएगा। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से, जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना। कांग्रेस एक देश एक चुनाव के विरोध में है। इसी पर वहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये एक देश एक चुनाव व्यवहारिक मॉडल नहीं है। देखो, ये देखिए, ये प्रैक्टिकल नहीं है और ये चलने वाला नहीं है। ये सिर्फ चुनाव जब बात है, कोई ना कोई कुछ मुद्दा नहीं मिल रहा उनको। इसलिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हिमांशु इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हिमांशु, एक देश एक चुनाव, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तौर पर आएगा। क्या सरकार के पास 2/3 बहुमत है? क्या सरकार के जो एनडीए सरकार में जो सहयोगी हैं, इस पर उनकी क्या राय है? किस तरीके के अभी इस पर रिएक्शंस आ रहे हैं?
देखिए, जो पहली प्रतिक्रिया आई है अश्विनी वैष्णव की मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, उसमें अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इस मुद्दे पर आगे चर्चा होगी देश में, तो विपक्ष पर भी दबाव होगा कि वो इसे स्वीकार करें, और हमें उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा दल इसका समर्थन करेंगे। अश्विनी वैष्णव ने यह भी कहा है कि जब हाई लेवल कमेटी इस मामले पर सलाह मशवरा कर रही थी, तो करीब 80% लोगों ने जो रिस्पॉन्स किया वन नेशन वन इलेक्शन की सोच पर, उसमें 80% लोगों ने इसका समर्थन किया था। लेकिन जो आपने सवाल पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार अब एक इम्प्लीमेंटेशन ग्रुप बनाएगी जो पूरे देश में इस पर चर्चा करेगी, और उसके बाद जो इनपुट सरकार को मिलेंगे उसको एसिमुलेट करके फिर सरकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है उसको तैयार करेगी। लेकिन अभी सवाल ये है कि आपने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सुना। अभी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो पहली प्रतिक्रिया आई है उसमें बहुत साफ तौर पर डेरेक ओब्रायन ने इसका विरोध किया और कहा है कि ये बीजेपी का जो एक गैर लोकतांत्रिक पार्टी है उसका एक और पॉलिटिकल स्टंट है। और ये सवाल उठाया है डेरेक ओब्रायन ने कि जब जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव कराए जा रहे थे, तो साथ में महाराष्ट्र का चुनाव क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि वहाँ पर एक लड़की बहन स्कीम योजना शुरू की गई थी, और जब आप 3 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा सकते, तो वन नेशन वन इलेक्शन पूरे देश में आप कैसे करा पाएंगे। जहाँ तक आरजेडी का सवाल है, मैंने एक इंटरव्यू किया है मनोज झा का थोड़ी देर पहले। आरजेडी ने भी इसका विरोध किया और कहा कि इस सोच की में ही बहुत सारी खामियां हैं, क्योंकि देश में माफ़ कीजिएगा, क्योंकि देश में जो मौजूदा व्यवस्था है उसमें ये व्यवहारिक नहीं होगा। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी ने एक चिट्ठी लिखी थी 11 जनवरी 2024 को, उसको सार्वजनिक किया है। ये चिट्ठी हाई लेवल कमेटी के जो सेक्रेटरी हैं नितिन चंद्रा, उनको लिखी गई थी, जिसमें ममता ने कहा है कि जो भारतीय संविधान है वो वन नेशन वन इलेक्शन की सोच को फॉलो नहीं करता है, और मुझे ये प्रस्ताव, ये सोच समझ में नहीं आ रहा है। तो बहुत सारे सवाल हैं इसमें, लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो महत्वपूर्ण है कि इस पर राजनीतिक सहमति बनाना सरकार के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी, डेरेक ओब्रायन और अब आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा सांसद मनोज झा, तीनों ने इसका बहुत कड़े शब्दों में इस सोच का विरोध किया है। तो इस पर राजनीतिक सहमति बनाना मुझे लगता है एक बहुत ही जटिल काम होगा मोदी सरकार के लिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे चलते हैं दिल्ली से, एक खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के करोल बाग के नज़दीक बापा नगर एरिया में एक इमारत का हिस्सा गिर गया है। इस हादसे में अब तक 3 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग घायल हैं। सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया है। मौके पर दमकल विभाग की गाड़ियां और टीम जो है वो मौजूद है। राहत बचाव का कार्य इस वक्त चल रहा है। सुबह 9:10 पे दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिली थी कि बिल्डिंग कोलैप्स हुई है। अकॉर्डिंगली यहाँ पहले शुरू में जो है 3 गाड़ी भेजी गई थी। ग्रेविटी को देखते हुए इसकी कैटेगरी बढ़ाएगी और सीनियर ऑफिसर भेजे गए। यहाँ से हम लोगों ने जो है सेफ निकाल के भेजा है एंड इमीडिएट जो है ट्रांसपोर्टेशन जो है इमीडिएट अवेलेबल था और उनको हॉस्पिटल भेजा है। लेकिन आप एक चीज़ ज़रूरी है देखना कि आप ये देखो कि यहाँ बहुत संकरी गलियाँ और पहुँचने में दिक्कत हो रही है। आदमी बहुत ज़्यादा मलबा हटाने में दिक्कत है, मशीनें नहीं पहुँच रही। दूसरा जो था यहाँ क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुलिस वालों की हेल्प ली, क्राउड मैनेजमेंट उन्होंने अच्छा किया। मेरे सहयोगी का यहाँ से एक आपको रिपोर्ट दिखाते हैं जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई। हमारे साथ इस वक्त हादसे के कुछ चश्मदीद है जिनसे हम बात करेंगे। भैया ये बताएं कि आपने सुबह क्या देखा और आपके साथी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि आपके साथी ही थे, तो सुबह कैसा माहौल था और कैसे आपने मतलब बचाया? सारे लोगों को बचाया, हमारे भाई थे वो, हमने बहुत मुश्किलों से बचाया उनको। हमारे सारे भाई लग गए तो निकल गए, ये लोग भाई भी आ गए थे, इन्होंने बहुत मदद करी हमारी, लेकिन मदद जो थी भरपूर हुई है। निकल गए सब लोग। एक बंदा उसके अंदर रह गया है बस, मौसिम, वो भी निकल आएगा। अच्छा, सुबह कब पता चला कि ये 9 बजे 8:30 बजे की बात है। सारे बंदे सो रहे थे तो पता चला कि बिल्डिंग गिर गई, वो भी हमारे भाई हैं। तो इतनी देर में गई कि बराबर वाली बिल्डिंग भी ऐसी लग रहा था जैसी गिर रही है। इतनी देर में हमने निकाला, चीख रहे थे बहुत बुरा तरीके से, तो सारे जितने भी थे निकाला, अब एक बंदा रह गया है बस। बाकी देख रहे हैं, उनकी छानबीन हो रही है, दिख जाए कहीं दिख नहीं रहा, पता नहीं चल रहा उसका। आप सुन रहे थे इन साथियों को जो उनके साथी थे, और उनका ये कहना है कि एहतियातन जो है वो बगल वाली बिल्डिंग को भी लोगों ने खाली कर दिया ताकि कहीं एक और हादसा ना हो जाए। करोल बाग से अतुल रंजन, एनडीटीवी इंडिया।
वहीं दिल्ली के ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में जिम मालिक नादिर शाह के मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। एनडीटीवी ने नादिर शाह के दोस्त से बातचीत की है जो दुबई से फ़ोन पर हत्या और नादिर शाह के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दुश्मनी को लेकर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें वो बता रहे हैं कि कैसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कुणाल छाबड़ा से फिरौती के लिए 5-10 करोड़ रुपए मांगे थे और कैसे इस पूरे मामले में नादिर शाह की एंट्री हुई और फिर कैसे उनकी हत्या कर दी गई। आप दुबई क्यों गए? सर दुबई सर मैं 3 साल से आना जाना करता रहता हूँ। अभी तो सर मैं सिक्योरिटी की वजह से चला गया था और कुछ थ्रेट की वजह से और बिजनेस सेटअप करने की वजह से सर गया था दुबई। अच्छा, आपको कौन और क्यों धमकी दे रहा है? सर लॉरेंस के तरफ से मुझे कॉल आया, खुद लॉरेंस ने मुझे जेल से वीडियो कॉल किया। उसके बाद मुझे इसके लोग फोन करते रहे और मुझसे 2.5 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक की रकम मांगी गई। और उसके बाद मुझे इनके गोल्डी बरार का भी कॉल आया। अच्छा, कि पैसे दे और मेरे को बोला गया कि तेरे पापा क्या काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, हमें सारी खबर है, मेरा भाई कहाँ आता जाता है, कहाँ उठते बैठते हो तुम, हमें सब पता। उसने बताई भी मुझे सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स है। अच्छा। मैंने वो पुलिस के साथ शेयर करी हुई है जब मैंने एफआईआर कराई थी इनके खिलाफ, और दैट टू कॉन्फिडेंशियल थी सर। वो मुझे ये बोला गया था कि सारी डिस्क्रीट रखी जाएंगी बातें, आपको सिक्योरिटी दी जाएगी। लेकिन ऐसा 1 साल तक हुआ, उसके बाद मेरी सिक्योरिटी भी ले ली गई कि भाई जो कंप्लेंटेड है सिर्फ उसी को मिलेगी, बट मेरे फैमिली का किसी ने कुछ देखा ही नहीं सर। इसलिए मैं दुबई चला गया सर, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी फैमिली को भी शिफ्ट कर दूं सर, क्योंकि वहाँ पे जान की कीमत तो रही नहीं है। नादिर के बाद तो सर वैसे ही बहुत डर लग गया। 5 सेकंड की कीमत रह गई है सर किसी की जान की। बिल्कुल। क्या अभी भी आपको थ्रेट कर रहे हैं दुबई में? आप वहाँ पर हैं, अभी भी थ्रेट आपको आ रहे हैं? सर लास्ट थ्रेट मुझे 5 महीने पहले आया था, एक लास्ट कॉल आया था मुझे। तो उसमें उसने ये बोला कि मुझे अब तुझसे ना 5 करोड़ चाहिए ना 10 करोड़ चाहिए, अब हम तेरी जान ही लेंगे। अच्छा, अपनी अर्थी तैयार कर ले, इस तरीके की बातें वो मुझसे कर रहे थे। अच्छा, ये नादिर का मर्डर हुआ है दिल्ली के जीके 1 इलाके में। नादिर को आप कैसे जानते हैं और क्या नादिर आपका बिजनेस पार्टनर था? नहीं सर, नादिर से मैं सर दिल्ली के क्लब में मिला था, पार्टीज में मिला था 1-2 बार। वहीं से उससे मेरी बातचीत है। उसने अपना इंट्रोडक्शन एज अ दुबई बेस्ड बिजनेसमैन बताया कि मेरा होटल का काम है, ये सब चीजें उसने मुझे बताई। और उसने कहा कि आपकी सुनने में भाई आपकी ट्रैवल कंपनी है, जैसे दिल्ली में लोग मिलते हैं, तो वैसे उसने इंट्रोडक्शन दिया। तो जब उसने बताया कि आपकी ट्रैवल कंपनी है और मेरा होटल है ऐसे ऐसे, तो आप मैं अपना शेयर भी बेच रहा हूँ, आप इंटरेस्टेड है तो आप लेंगे। उसकी मेरी बात जरूर हुई थी होटल के लेन देन को करके, लेकिन सर कुछ बात बनी नहीं। अच्छा, मतलब कोई हुआ नहीं ऐसा कुछ जी। तो दुबई में उसका कौन सा होटल है और कितने होटल हैं दुबई में? सर एक होटल है, दैट टू ऑन लीज। मुझे पता चला वो लीज पे, कोई खरीदा हुआ होटल नहीं था, लीज पे था, और वो भी किसी पार्टनर के साथ था। अच्छा, इसलिए मैंने वो डील करी नहीं सर उनसे। नहीं, कौन सा होटल था? ब्रिस्टल होटल था सर। और क्या उसके अलावा भी कोई होटल है उसका? जानकारी है आपको कुछ? नहीं सर कोई जानकारी नहीं है सर, इसी के बारे में उन्होंने मुझसे बताया था। क्या नादिर से आपने बताया था कि लॉरेंस आपको थ्रेट कर रहा है, और क्या नादिर ने आपको मना किया था कि पैसे मत दो? नहीं सर, कभी भी नहीं। उसकी मेरी लॉरेंस को लेके कभी बात नहीं हुई सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है? एक बार कोशिश की थी एक बार बात करने की कि आपको वैसे से कॉल है। मैंने कहा कॉल आया, कह रहा मैं ट्राई करूं आपका सेटलमेंट कराने का किसी। मैं कहा नहीं, कोई सेटलमेंट नहीं कराना है भाई, मैंने कोई केस रजिस्टर कराया हुआ है, तो मेरे को इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है। आपको क्या लगता है कि नादिर को क्यों मारा गया होगा? सर मैं तो उसको ज्यादा पुराना जानता नहीं हूँ, 4-5 महीने से ही जानता हूँ, तो नो आइडिया सर, मतलब क्यों हुआ कैसे हुआ। अच्छा, मेरे साथ वो ठीक था तो बस मेरे बिल्कुल बातचीत थी सर, मतलब महीने में 1-2 बार बिल्कुल बात होती थी, उससे ज्यादा कोई लेना देना नहीं था सर किसी भी तरीके का। ये हाशिम बाबा वगैरह को जानते हैं आप? हाशिम बाबा है और ये सब जो लोग हैं, और बाकी? नहीं सर, ये तो सर मेरे को थ्रेट कॉल आने के बाद मैंने गूगल पे यूट्यूब पे वीडियोस देखी कौन कौन लोग हैं, तब मुझे पता चल रहा है सर। और ये जो गाड़ी वगैरह का मैंने भी देखा कि उसने कोई गाड़ी भी ली थी, वो भी मुझे न्यूज से ही पता चला सर। अच्छा, कि उसने कोई गाड़ी भी अभी रिसेंटली ली थी। मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर इन सब चीजों से। अच्छा, आप देश के बाहर हैं, आपकी फैमिली कहाँ है? क्या वो सुरक्षित है? नहीं सर, फैमिली दिल्ली में है, बहुत स्केर्ड है। और मेरी फोटोज देखने के बाद सर सारी चीजें खुल गई हैं, क्योंकि जब मैंने एफआईआर कराई थी तो हमेशा मुझसे ये कहा गया था कि चीजें डिस्क्रीट रखी जाएंगी, फैमिली को प्रोटेक्शन दी जाएगी। लेकिन अब 4 महीने से सर ना मेरी फैमिली के पास कोई प्रोटेक्शन है, और मेरे को प्रेशर बनाने के लिए सर वो सारी चीजें करी गई हैं, सिक्योरिटी हटाई गई है सर। तो क्या प्रेशर क्या है आप पर?
सर प्रेशर मतलब कुछ एफआईआर्स हैं जो मेरे खिलाफ करी गई हैं जिसमें मैं बेल आउट हूँ और मैं सर फ्लाई करके दिल्ली से फ्लाई कर गया हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं नेपाल के रास्ते गया हूँ, कुछ ऐसा भी नहीं है। मैं फ्लाई करके गया और फ्लाई करके वापस भी आना चाहता हूँ। मैं 3 नोटिस को सर्व कर चुका हूँ कि मुझे इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाए। जो चीज सर साबित ही नहीं हुई उसमें मैं मतलब कसूरवार कैसे हो गया, वो सारी चीजें चल रही हैं। और सर रही बात है कॉल सेंटर्स वगैरह की, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है सर। मैं आज से 5 साल पहले को वर्किंग स्पेस का काम जरूर करता था। मैं जो सीटें होती हैं वो 4000 5000 रेंट पे जरूर सीटें करता। मेरा काम ही सिर्फ लीज आउट का था सर, को वर्किंग स्पेस का। अभी क्या करते हैं आप? अभी सर हॉस्पिटैलिटी का काम देखता हूँ सर, इवेंट मैनेजमेंट का काम देखता हूँ सर मैं। अच्छा अच्छा, पब्लिक रिलेशंस का जी। तो इंडिया कब आएंगे आप? इंडिया सर जैसे ही मेरी एलओसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी, मैंने कोर्ट में डाली हुई है, जैसे ही वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाएगी मैं इंडिया उसी टाइम आ जाऊंगा सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और उस दौरे पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप उनसे मिलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया है, उन्होंने कहा अगले हफ्ते मोदी से होगी मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। 21 सितंबर से शुरू हो रहे 3 दिवसीय अमेरिका के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्षिक क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। The senator doesn't care about trade, but so we're going to call it the Trump Reciprocal Trade Act, or I'll leave the name Trump off as long as we do it. So when India, which is a very big abuser, he happens to be coming to meet me next week, and Modi, he's fantastic. प्रधानमंत्री मोदी 21 से लेकर 23 सितंबर तक अमेरिका में होंगे। ये काफी अहम दौरा है। 21 सितंबर को डेलावेयर में वो क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस बार भारत को क्वाड की मेजबानी करनी थी, लेकिन अमेरिका के आग्रह पर अब अमेरिका कर रहा है और भारत अगले साल क्वाड की मेजबानी करेगा। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो कि मेजबान है, उनके अलावा पीएम मोदी तो होंगे ही, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीजी भी होंगे और जापान के पीएम फूमियो किशिदा भी वहां पर मौजूद होंगे। एक साल में क्वाड ने क्या कुछ किया, इसका लेखा जोखा और आगे इंडो पैसिफिक में क्या कुछ करना है, इसको लेकर अहम चर्चा होगी। वैसे जो बाइडेन जो हैं वो डेलावेयर से ही आते हैं और क्योंकि अब वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, अगली बार वो राष्ट्रपति नहीं होंगे, तो उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकात है। और वहां पर विल्मिंगटन में इन सभी नेताओं को होस्ट करना एक तरह से संदेश है कि वो कितना करीब मानते हैं इन नेताओं से खुद को। इसके अलावा 22 तारीख को पीएम मोदी जो हैं वो न्यूयॉर्क में होंगे। वहां पर भारतीय मूल के लोगों को वो संबोधित करेंगे। यहाँ पर ये संबोधन जो है नसाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलेजियम में होगा। बताया ये जा रहा है कि करीब 24,000 इंडियन डायस्पोरा के लोगों ने खुद को रजिस्टर किया है इस संबोधन के लिए। इसका थीम जो है वो बताया जा रहा है मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर, ये होगी। तो यहाँ पर पीएम मोदी को सुनने के लिए 24,000 के करीब लोग वहां पर मौजूद होंगे। न्यूयॉर्क में ही पीएम कई कंपनियों के सीईओ से मुलाकात करेंगे और फोकस इसमें उन क्षेत्रों पर रहेगा जो एआई से जुड़े हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग से जुड़े हैं या सेमीकंडक्टर से जुड़े हैं। ये बेहद अहम क्षेत्र भारत के विकास के लिए माने जा रहे हैं और पीएम इस पर और जोर देंगे। कई देशों के नेताओं से द्विपक्षीय मुलाकातें भी यहां पर होंगी। और इसके बाद 23 तारीख को पीएम यूएनजीए में, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित करेंगे। ये संबोधन करने विश्व के कई बड़े नेता जो हैं वो आ रहे हैं और इस पर मल्टीलैटरल तरह से किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर ये संबोधन होगा। काफी अहम संबोधन ये माना जा रहा है। और इस सब के बीच राष्ट्रपति पद की रेस में रिपब्लिकन उम्मीदवार और पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक रैली में ये कहा है कि इस हफ्ते वो भी मोदी से मुलाकात करने वाले हैं। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा कि वो फैंटास्टिक मैन है, लेकिन भारत को लेकर, वो ट्रेड को लेकर काफी पहले भी बोलते रहे हैं और कहा है कि जो ट्रेड बैलेंस है वो सही नहीं है। तो इसको लेकर उन्होंने एक बार फिर से बात उठाई है। माना यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी की मुलाकात कमला हैरिस से भी हो सकती है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं और कई पोल्स में वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप से आगे चल रही है। ये दोनों मुलाकातें जो है
है बेहद अहम है। हालांकि दोनों ही उम्मीदवार हैं, अभी फिलहाल राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन पहले से ये जो मुलाकात है वो कहीं ना कहीं एक ग्राउंड वर्क करेगा और द्विपक्षीय रिश्तों में आगे जाकर ये काफी काम आएगा। खासकर अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो पहले से माना जाता है कि उनके और मोदी के काफी वार्म रिश्ते हैं। अगर कमला हैरिस जो हैं वो जीतती हैं तो वो पहले से उपराष्ट्रपति हैं और किस तरह से भारत और अमेरिका करीब हैं और साथ मिलकर सहयोग से आगे चल रहे हैं कई क्षेत्रों में, ये उनको भी अच्छा खासा अंदाजा है और ये द्विपक्षीय रिश्तों के लिए बेहतर होगा। वैसे इन दोनों मुलाकातों के बारे में विदेश मंत्रालय ने ना तो पुष्टि की है ना इस बात का अभी ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर ये बेहद अहम दौरा और इसमें काफी कुछ निकलकर सामने आ सकता है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।